नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 19 है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीपीएससी आरओ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल हिस्ट्री की। देखिए दोस्तों, यह जो भी प्रश्न आप लोग को मिल रहा है आयोग के बेस पे हैं, पूरी तरह से आयोग के बेस पे हैं। तो जो भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप वीडियो को बिल्कुल देखा करिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, वीडियो कोई शेयर करता है तो फिर अच्छा लगता है, फिर उसके बाद आपको भी अच्छी से अच्छी सामग्री देने का प्रयास करता रहूँगा मैं। तो आइए सीधे शुरुआत करता हूँ। प्रश्न 76 देखिएगा। यह 19वीं सीरीज है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और 7000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका यूपीपीएससी आरओ जनरल हिस्ट्री का ही टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है वो। प्रश्न 76 देखिएगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? तो यह तैयार किए थे मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार करते हैं। यह जो समिति थी वह 11 मई 1928 को बम्बई में इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। और यह 7 सदस्यीय समिति थी, 7 सदस्य थे कुल मिलाकर। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। सर तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, अली इमाम आदि इसमें समाहित थे। 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट पेश किया जाता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। प्रश्न 77 देखिएगा। प्रश्न 77, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो यह 1939 का अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दावेदार बन गए सुभाष चंद्र बोस। और पट्टाभी सीतारामैया जो थे वह महात्मा गांधी की तरफ से चुनाव लड़े थे, लेकिन वह हार गए थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन में त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का सहयोग नहीं मिलता है। और जो 1939 का त्रिपुरा का अधिवेशन था, त्रिपुरी का जो अधिवेशन था, इसमें जो अध्यक्षीय उद्बोधन का जो अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा गया था, शरद चंद्र बोस के द्वारा पढ़ा गया था। शरद चंद्र बोस थे, उनके द्वारा पढ़ा गया था अध्यक्षीय उद्बोधन। सुभाष चंद्र बोस उसमें अध्यक्ष थे और अध्यक्षीय उद्बोधन जो पढ़ा गया था शरद चंद्र बोस के द्वारा पढ़ा गया था। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 39 देखिएगा। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह जो थे आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। बाद में जुलाई 1943 थे। जुलाई 1943 से सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करने लगते हैं, जुलाई 1943 से। प्रश्न 39 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये बात, विकल्प ए। और इन्होंने गुलामी का दास्ता पत्र भी इसे कहा, 1935 के अधिनियम को गुलामी का दास्ता पत्र भी कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न 80 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो अवध का विलीनीकरण लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, सही है। लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1888 में, यह भी सही है। विलियम बेंटिक देखिएगा, 1833 के समय पारित हुआ था, विलियम बेंटिक के समय में अधिनियम, ये भी सही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था यह 1839 में हुआ था, और यह हुआ था ऑकलैंड के समय में, न कि लॉर्ड लिटन के समय में। तो यही आपका सम्मिलित नहीं है। बाकी लॉर्ड लिटन के समय में आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जानते हैं कि इसके समय में पास हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय में। प्रश्न 81 देखिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? देखिए, कब अगर कहा जाए कब बना था तो यह 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। विकल्प डी जो है आपका सही है। लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रश्न 82 देखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन की जो बात की गई है यह अनुच्छेद 40 में किया गया है, ग्राम पंचायत के संगठन की बात और स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। और यह सब नीति निर्देशक तत्वों में है। नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और उसी में अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायत का संगठन की बात किया गया है। प्रश्न 83 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो नए राज्य के निर्माण के लिए कौन संवैधानिक उपबंध नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर राज्य का निर्माण किया जा सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर भी निर्माण हो सकता है राज्य का, किसी राज्य का नाम परिवर्तन भी किया जा सकता है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। यह आपका सम्मिलित नहीं है, यह आपका सही नहीं है। और यह जो अनुच्छेद 3 में ही
किसी राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन की बात जो है अनुच्छेद 3 में ही दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 84 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यह आपका गलत है। मौलिक अधिकार कुछ अलग है और मूल कर्तव्य कुछ अलग है, आप जानते हैं, तो यही आपका गलत है। केवल विकल्प ए जो है आपका गलत है, बाकी सब सही है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, बिल्कुल सही है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। डी देखिएगा, अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, यह भी सही है। प्रश्न 85 देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान संघीय भी है और थोड़ा बहुत एकात्मक भी है। इसे पूरी तरह से संघीय भी नहीं माना जा सकता, इसे पूरी तरह से एकात्मक भी नहीं माना जा सकता। तो देखिए इसमें क्या होगा, विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान समयानुसार एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। भारतीय संविधान समयानुसार एकात्मक भी हो सकता है और संघात्मक भी हो सकता है, ये बात भीमराव अंबेडकर ने कही थी। केसी व्हीयर एक बहुत ही बड़े राजनीति शास्त्री हैं, उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। तो यह दो वक्तव्य जो दो महान लोगों के द्वारा दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 86 देखिएगा, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के लिए के अंतराल में होना आवश्यक है? अनुमोदन कितनी अंतराल पे होना चाहिए? अगर देखिए, अगर इमरजेंसी लग जाती है, आपातकाल लग जाता है, तो 1 माह के अंदर संसद का अनुमोदन हो जाना चाहिए, मतलब 30 दिन, ओनली 30 दिन के अंदर संसद का अनुमोदन होना चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर अनुमोदन नहीं होता है तो आपातकाल अपने आप खत्म हो जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 352 में आपातकाल के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 352 के 1 में कहा गया है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह घोषणा कर सकता है संपूर्ण भारत में आपातकाल के लिए। लेकिन 1 माह के अंदर इसे संसद में लाना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा, अनुमोदन होना चाहिए। प्रश्न 87 देखिएगा, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, केवल लोकसभा में, राज्यसभा में। तो देखिए या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, तीनों जगह विधेयक लाया जा सकता है। पहले कहीं भी, चाहे आपका लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में हो, एक सदन में जब विधेयक पास हो जाएगा तो दूसरे सदन में जाएगा और वहाँ पर भी पास होना होगा। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 88, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ये आपका विकल्प ए जो है आपका सही है, सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। देखिए अनुच्छेद 74 में एक तथ्य वर्णित है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है और कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी ही मंत्रिपरिषद का सहायता लेगा। मतलब ये मंत्रिपरिषद की सहायता से राष्ट्रपति अपना काम करेगा। यह अनुच्छेद 74 में यह बात वर्णित है। तो यह आप अनुच्छेद, यह जो विकल्प ए है यह आपका सबसे सटीक है, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य यहाँ पर मंत्रिपरिषद से ही है। प्रश्न 89 देखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल के बारे में वक्तव्य दिया है। तो देखिए लोकसभा का जो चारों ऑप्शन दे सकते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो यह आपका सबसे सटीक आंसर है कि आपातकाल अगर लगा हो तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है एक बार में 1 वर्ष, फिर आपको सदन से अनुमति लेनी होगी, फिर 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, फिर अगर आवश्यकता है तो फिर 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, वो भी एक बार में 1 वर्ष तक। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 90 देखिएगा, और यह जो जानकारी दी गई है एक बार में 1 वर्ष, यह अनुच्छेद 83 में जानकारी दिया गया है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि बताई गई है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, कि संसद के सदनों की अवधि क्या होगी और अगर उसकी अवधि बढ़ाई या घटाई जाती है तो किन परिस्थितियों में बढ़ाई जाएगी, यह भी उल्लेख है अनुच्छेद 83 में। प्रश्न 90 देखिएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप पीएमओ ऑफिस जानते हैं। देखिए यह 1977 में अस्तित्व में आया था, यह आपका सही है। 1977 में पीएमओ ऑफिस अस्तित्व में आया था। उसके पहले पीएमओ ऑफिस को प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था, लेकिन 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी तब प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम हो गया पीएमओ ऑफिस, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय।
तो यह 1977 में अस्तित्व में आया, सही है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, इसका प्रधान जो होता है कैबिनेट सचिव होता है, यह भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। नहीं, ये आपका सही नहीं है। इसका प्रधान जो होगा प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय का जो प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें विकल्प एक ही सही है, तो मतलब विकल्प सी जो है आपका सही है। तो इसकी व्याख्या यह है कि आपको बता ही चुका हूँ कि क्या बोलते हैं, जो जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे तब इसका नाम प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया था, जबकि सबसे पहले इसका नाम जो था वो प्रधानमंत्री सचिवालय था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया 1977 में मोरारजी देसाई के शासनकाल से। मतलब वह जब प्रधानमंत्री थे। इस समय वर्तमान में अगर सचिव देखा जाए प्रधानमंत्री कार्यालय का तो वह है नृपेंद्र मिश्रा। प्रश्न 91 देखिएगा, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो 6वां और 22वां संशोधन, 6वां और 22वां नहीं, 7वां और 41वां, 7वां और 41वां संविधान संशोधन जो है 31वां, 7वां और 31वां जो है वह लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1956 में हुआ था, और 31वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह 1974 में हुआ था, और दोनों में सांसदों की संख्या बढ़ाने का विचार दिया गया था। प्रश्न 92 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? तो 1944 में संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। अनुच्छेद 300 के तहत एक इसे विधिक अधिकार बना दिया गया, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रश्न 93 देखिएगा, किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो देखिए, विधायिका का दूसरा सदन मतलब विधान परिषद। तो विधान परिषद वाले राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश भी हैं, कर्नाटक भी हैं, बिहार भी हैं। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, और देखिए एक सूत्र में बनाया हुआ था, अंधा काना बहरा तेल लेने उत्तर जा, तो इस तरह सोच सकते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश भी होगा, अंधा, फिर काना से कर्नाटक होगा, आंध्रा काना बिहार भी होगा, और जम्मू कश्मीर पहले था लेकिन जम्मू कश्मीर अब नहीं है, तो यह आपका होगा उत्तर प्रदेश भी होगा, तेलंगाना भी होगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 94 देखिएगा, 94 देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसकी कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, मतलब संसद की सिफारिश का जब संसद पूरी तरह से महाभियोग लगा देगी और महाभियोग पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा इसे हटाया जा सकता है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 95 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के व्यवहार के विषय में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। एक मुकदमे को उसकी कानूनी वैधता के लिए उच्चतम न्यायालय के सामने लाया जाना चाहिए। एक मुकदमे को उसकी कानूनी वैधता के लिए उच्चतम न्यायालय के सामने लाया जाना चाहिए, सही है। एक कानून को अकृत और शून्य घोषित करने के लिए सभी न्यायाधीशों को एकमत होना आवश्यक है, ये आपका गलत है। विकल्प बी जो है आपका गलत है, बाकी सब सही है। सी भी देखिएगा, विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों को उच्चतम न्यायालय रद्द कर सकता है। विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों को उच्चतम न्यायालय रद्द कर सकता है, बिल्कुल। अगर न्यायालय को यह लगेगा कि यह असंवैधानिक है तो यह रद्द कर सकता है, यह सही है। यह शक्ति संविधान की धारा 13 के प्रावधान में अंतर्निहित है, यह भी सही है। अनुच्छेद 13 में यह दिया गया है कि अगर कोई भी विधेयक, कोई भी विधान जो संसद द्वारा पारित होता है, अगर वह कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तो इसमें न्यायालय निर्णय ले सकता है। तो यह सब सही है, तो ए सी डी सही है, बी जो है आपका गलत है। प्रश्न 96 देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था, और 73वां संविधान संशोधन, और 24 अप्रैल 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, यह पंचायती राज से संबंधित था, और 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हुआ। पंचायती राज जो है 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में सन 2010 से ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को सन 2010 से मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 97 देखिएगा, पंचायती राज संशोधन अधिनियम माना जाता है तो यह आपका 73वां संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है।
विकल्प ए जो है सही है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था और 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हुआ था और इसीलिए पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 2010 से मनाया जाना यह शुरू हुआ है। प्रश्न 98 देखिएगा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो देखिए विचार करिए कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। ये आपका क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है? तो यह आपका तो सही नहीं है, यह आपका सही नहीं है। विकल्प एक। विकल्प दो देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तो यह आपका सही है, यह सही है। 2 भी सही है और प्लस उसके बाद 3 भी सही है। 2 भी सही है, 3 भी सही है, ध्यान रखिएगा, इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकारी होता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। यह भी आपका सही है। मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त को जिस तरह से हटाना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना जो दिक्कत है, वही मुख्य चुनाव आयुक्त को वैसे ही नहीं हटाया जा सकता। तो विकल्प 2 और 3 जो है आपके सही हैं, मतलब विकल्प बी। बाकी 1 और 4 जो है आपका गलत दिया है। प्रश्न 99 देखिएगा, लोक नीति का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक नीति का अभिभावक कहा जाता है। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 100, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है। भारत में राजनीतिक दलों का जो पंजीयन होता है कैसे होता है? तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है। यह नियम बना था जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, इसके तहत राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है और इसमें बहुत सारे नियम दिए गए हैं। अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहता है तो वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करना होता है और लोकसभा में 2% स्थान प्राप्त करना होता है अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहता है, तो राष्ट्रीय दल। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीएससी आरओ जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को फॉलो करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।